जय हिंद साथियों। मैं द्विवेंद्र सर अपनी इस ऑनलाइन कक्षा स्मार्ट आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं पॉलिटी का जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, उस चैप्टर का नाम है प्रस्तावना। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रस्तावना को किस तरीके से मैं पढ़ाने चल रहा हूं, जिसमें आपको प्रस्तावना से जहां से भी प्रश्न आता है, जैसे भी प्रश्न आता है, मैं सब बताने वाला हूं। जैसे प्रस्तावना आपको याद भी होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आप लोगों को ये पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए, तभी काम बनेगा। आपका वहां से भी प्रश्न आता है और साथ में जितने पॉइंट्स प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, प्रस्तावना में बातें क्या कही गई हैं, या प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, ये मूल संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, संविधान का भाग है कि नहीं है, क्या ये संविधान में परिवर्तन, इसके प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है या प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या प्रस्तावना कहा जाता है कि ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अर्थात जो कुछ भी संविधान में है वो हमारे प्रस्तावना में है, वो हमारे प्रस्तावना में है। मतलब संविधान जो कुछ भी कहता है वो संक्षिप्त रूप में कहाँ पर दिया गया है, इसी प्रस्तावना में दिया गया है। ये सब चर्चाएं आज हम लोग करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए देखिए प्रस्तावना में आपसे प्रश्न कैसा उठता है, किस प्रकार से। जैसे प्रस्तावना, पहली चीज तो हम बात करेंगे प्रस्तावना का स्रोत क्या है। स्रोत मतलब प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है। प्रस्तावना का विचार जो लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था, लेकिन इसको भी याद रखना, सबसे पहले प्रस्तावना अगर कहीं पर लागू हुआ था, कहीं पर बना था, तो वो अमेरिका के संविधान में ही बना था। मतलब अपने संविधान को, पूरे संविधान में जो कुछ भी उसमें कहा गया था उसको संक्षिप्त रूप में करने का काम पहली बार अमेरिका के संविधान में ही किया गया था। जो भी प्रस्तावना का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य था, वो सब कुछ इस प्रस्तावना में इंक्लूड कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ भी जो प्रस्तावना लिया गया है वो कहाँ के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। बाकी बहुत सारे देश फिर अपनी अपनी जगहों पर प्रस्तावना बनाने लगे, लेकिन हमारी जो भाषा है प्रस्तावना की, वो अमेरिका से नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। अगर आएगा प्रस्तावना का स्रोत क्या है, प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है या कहाँ से प्रभावित है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट आता है, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है। विधिक स्वरूप मतलब न्यायालय इसमें क्या कर सकता है, तो इसका विधिक स्वरूप कैसा है, अपरिवर्तनीय है। अब अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है, इस अपरिवर्तनीय का मतलब यह है कि न्यायालय चाहे तो इसमें क्या परिवर्तन कर सकता है, फोर्सेबल है लोगों पर। परिवर्तनीय, परिवर्तनीय का मतलब ये होता है कि ये लागू है, जबरदस्ती लागू कर सकता है न्यायालय लोगों पर। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय का अर्थ क्या हुआ, क्या न्यायालय इसको जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता है। जी हाँ, प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी जबरदस्ती किसी नागरिक पर, हम भारत के लोगों पर जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता है। मतलब ये फोर्सेबल नहीं है, हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता प्रस्तावना को। तो कहोगे प्रस्तावना का विधिक जो स्वरूप हो कैसा है, अपरिवर्तनीय, अर्थात हमें जबरदस्ती उसको नहीं अपनाया जा सकता है प्रस्तावना को। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। प्रस्तावना कैसा है, अपरिवर्तनीय है। ओके, ये मत समझ लेना अपरिवर्तनीय का मतलब कि इसमें चेंज नहीं हो सकता। अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है वो परिवर्तनीय होता है, ये प्रावर्तनीय है। प्रावर्तनीय मतलब कि हमारे ऊपर जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तनीय तो है, प्रस्तावना परिवर्तनीय है कि नहीं अभी आगे बात करते हैं, जिसको संशोधनीय कहते हैं, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो देखिए प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है, अपरिवर्तनीय है। आगे देखिएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, इसकी चर्चा से 3-4 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न यही बन सकता है, किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, या किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा बेरूबारी केस जो आया था 1960 में, इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग
नहीं है। बेरूवाड़ी केस 1960 में कहा गया कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, और अगर ये संविधान का भाग नहीं होगा, जब संविधान का भाग ही नहीं है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? नहीं ना। जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। ऐसा किस केस में कहा गया? बेरूवाड़ी केस में कहा गया, जो कि 1960 में आया था। वहीं देखिएगा, जब दूसरा उसके आगे 1973 में इसमें परिवर्तन किया गया, इनके केस को नकारते हुए क्या कहा गया? संविधान का भाग प्रस्तावना है, और अगर इसे संविधान का भाग बना दिए, इसका मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन साथ में यह भी कहे, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना के में भी जो शब्द मूल ढांचा है, जैसे एकात्मक लक्षण, ये प्रस्तावना का मूल ढांचा है। गणतंत्रात्मक समाज, तो ये प्रस्तावना का मूल ढांचा है, तो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। बाकी संविधान के संपूर्ण भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कहा गया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा, इस पॉइंट को याद रखना। तो जरा एक बार फिर से देखो आप लोग दोनों केस में क्या मैंने बताया। बेरूवाड़ी केस 1960 में मैंने बताया कि संविधान का भाग नहीं था, इसमें परिवर्तन इसलिए नहीं हो सकता है। उसके बाद 1973 के केस में मैंने बताया कि ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, सिर्फ मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन याद रहे, अगर इसमें संशोधन करना होगा तो ऐसे साधारण बहुमत संशोधन नहीं कर सकते हो। इसको संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 की जरूरत होती है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन होता है, और अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि हम अगर संशोधन करेंगे, संविधान में कुछ परिवर्तन करेंगे, प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन करेंगे, तो साधारण बहुमत से नहीं होगा, बल्कि 2/3 बहुमत से होगा। इसके लिए एक्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रस्तावना में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत से इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बात है। आगे कहा गया है प्रस्तावना में संशोधन हुआ कितनी बार। एक पॉइंट आता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। जैसे मैंने बोला प्रस्तावना में संशोधन हो सकता, अभी बताया था बेरूवाड़ी केस 1973 में। तो संशोधन हुआ क्या? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। कितनी बार अभी तक हुआ है? केवल एक बार हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है? केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वो भी कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ। अगर एक बार संशोधन हुआ तो कुछ शब्द इसमें जोड़े गए होंगे या हटाए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हटाए गए नहीं, प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? एक समाजवाद शब्द जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और एक अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा, प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यह प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन प्रस्तावना में संशोधन करता है? तो कौन सा? 42वां संशोधन प्रस्तावना में संशोधन करता है। या फिर प्रश्न पूछेगा, अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो कहोगे सर अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया है, और संशोधन नहीं हुआ है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, और आप लोग अगर ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे जैसे बोल रहा हूं इसको सुनते रहेंगे तो आप लोगों के ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। जितना मैं प्रस्तावना में बता दूंगा, ये मेरा वादा है कि इससे बाहर आपके पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, ये समझ गए 42वां संविधान संशोधन, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रस्तावना का नॉलेज दूंगा पूरा, बस सुनते रहो, सब तैयार हो जाएगा, सुन सुन के ही सब तैयार हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसकी प्रस्तावना की प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, क्या बात करता है इसमें प्रस्तावना में। प्रस्तावना का नेचर कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात करता है, कि भारत हमारा कैसा है, यह आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना डिसीजन स्वयं लेंगे,
हमारे ऊपर किसी दूसरे विदेशी देशों का या किसी अंदर के मामले कोई हमारे ऊपर इम्फोर्सेबल नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, मतलब प्रभाव नहीं डालेंगे। हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम है। मतलब इसी को कहा गया भारत हमारा कैसा है, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाज की बात करता है। प्रस्तावना क्या कहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न गणराज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। हो सकता है इनका क्रम भी पूछ ले अच्छे एग्जाम्स में। तो इसमें क्या आ गया, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इनका क्रम भी सही लगा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त न्यायों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अध्यक्ष। तो इसमें क्या कहा गया, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसका मतलब ये सब क्रम से लगे हुए हैं। आपको यही से प्रश्न आएगा, भारत के प्रस्तावना में कौन सी संविधान की प्रकृति नहीं दिखाई देती है, तो आप कहोगे सर ये तो दिखाई देते हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। आगे बात करें, ये जो संविधान की शक्ति का स्रोत है, मतलब मैंने कहा संविधान का शक्ति का स्रोत, और दूसरा आता है कि हमारे भारत में क्या सर्वोच्च है। अगर प्रश्न आए हमारे भारत में सर्वोच्च क्या है, तो हमारे भारत में सर्वोच्च है संविधान। और उस संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, प्रश्न पूछा जाए संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, कहां से उस संविधान की शक्ति का स्रोत अगर पूछा जाएगा, तो हम भारत के लोग। क्या है, हम भारत के लोग। स्टार्टिंग ही जो प्रस्तावना की होती है यहीं से है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, हम भारत के लोग से होती है। और इसी हम भारत के लोग को कहा जाता है, ये संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान की शक्ति कौन है, हम लोग हैं। हम भारत के लोग ही संविधान के पावर हैं। संविधान का पावर का स्रोत कौन है, हम ही लोग हैं, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना की स्टार्टिंग भी कहां से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। याद रखना प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का यूज हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को तो 2 बार आ गया ना। तो प्रस्तावना में 2 बार भारत को शब्द आ रहा है। आगे देखिएगा, तो अगर आ जाए प्रश्न संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ऑप्शन में दिया हो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या भारत की जनता, तो आप क्या लगाओगे, भारत की जनता, भारत की जनता। आगे देखिएगा, आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट ध्यान से देखते रहिए आप लोग, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। अगला पॉइंट क्या बना है कि हमारा जो प्रस्तावना है इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आप लोगों की पढ़ाई का कुछ उद्देश्य होगा, मेरे पढ़ाने का कुछ उद्देश्य होगा, ऐसे ही जो संविधान में प्रस्तावना बनाया गया इसका क्या उद्देश्य था, बनाने का क्या उद्देश्य था, इसमें उद्देश्य बताया गया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा संविधान के प्रस्तावना के उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समता की बात की गई है, या कितने प्रकार की बंधुत्व की बात की गई है। तो देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में अगर हम कहें न्याय की बात, तो याद रखना, रट लेना जुबान से, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और कौन कौन से न्याय, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, जब पढ़ोगे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और एक इसी में ऑप्शन दे देगा, अगर पूछ लिया हमारे प्रस्तावना में कौन सी न्याय बात की गई, ऑप्शन दे दिया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक, तो कहीं पर भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं है। ध्यान से देखते चलो, सब तैयार होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय। आपसे यह भी प्रश्न आ सकता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 2 3 4 5, तो कितना, 3 प्रकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5। प्रस्तावना जब पढ़ोगे ये 5 स्वतंत्रता आप लोगों को टिप्स पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें इस 5 स्वतंत्रता का नाम लिखा हुआ है।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसे ही है, डायरेक्ट लिखा हुआ है आपके प्रस्तावना में, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो न्याय कितना देखा? 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। हम लोगों ने स्वतंत्रता कितने प्रकार की देखा? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखिए, समता कितनी प्रकार की है? सिमिलरिटी कितने प्रकार से दी गई हमारे प्रस्तावना में हमको? 2 प्रकार से, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। तो आएगा प्रश्न, अगर हमारे प्रस्तावना में हमको कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता। सब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आता है, पूछा जाएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात हुई है? तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार के बंधुत्व की बात हुई है? तो 1 प्रकार की। वो क्या शब्द है? जो देश की एकता और अखंडता को लिए जरूरी है। तो एकता और अखंडता को बना, भारत के लिए क्या जरूरी है? एकता बनाए रखना और अखंडता, अखंडित भारत का निर्माण करना, कि खंडन ना होने पाए इसके। तो अब देख लीजिए एक बार, आप लोग दिमाग में सेट कीजिए, भारत में कितने प्रकार के न्याय की बात? 3, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। भारत में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात? 5। कौन कौन से देखा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में समता की कितनी बात? 2 समता, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता। हमारे संविधान में बंधुत्व की कितनी बार? 1, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। इसी बंधुत्व की बात जब पढ़ोगे, मूल कर्तव्य में भी है, तो प्रस्तावना का झलक वहां भी दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, इतना तो क्लियर हो गया ना? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको ये सारे पॉइंट्स रटे होने चाहिए, पेपर में कहीं से भी आ सकता है, याद रखना इस चीज को। आगे देखिए, आगे अगर अगला पॉइंट बात करें, प्रस्तावना कह रहा है कि प्रस्तावना में पॉइंट दिया है कि समाजवाद, जो शब्द अभी मैंने यूज किया था, कैसा समाजवाद है, कहां पर इसका जिक्र हुआ? तो हमारे प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, मतलब जनता ही श्रेष्ठ है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जनता, जहां पर जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन होता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो इसी लोकतंत्रात्मक, हमारा समाज कैसा है? लोकतंत्रात्मक समाज है। हमारे यहाँ पर राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सर्वोच्च जो शक्ति होती है, जो चुना जाता है, उसका इलेक्शन होता है, और उसका इलेक्शन करता कौन है? हम भारत के लोग, हम ही भारत के लोग करते हैं। हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि राजा का लड़का ही राजा बने, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर नहीं है, वंशानुगत का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात किया गया है। साथ में देखिए, ये लोकतंत्रात्मक समाजवाद की विचारधारा देने वाले कौन थे? वो देने वाले थे, एक केस आया डीसी नकारा केस, और इस डीसी नकारा केस जो कि 1982 में आया था, इसमें बताया गया कि हमारा जो ये समाजवाद है लोकतंत्रात्मक, ये गांधी और नेहरू के विचारों से प्रभावित है। गांधी और नेहरू के विचार ही हमारे लोकतंत्रात्मक समाजवाद की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ऐसे प्रश्न आएगा बच्चा कि आपका जो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, ये किसकी विचारधारा से प्रभावित है? तो गांधी और नेहरू की विचारधारा। या और डीप पूछेगा तो पूछेगा किस केस में कहा गया कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद ये गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है? तो याद रखना, डीसी नकारा केस 1982 में कहा गया। आगे दूसरा पॉइंट जो यहां पर दिया गया है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? जहां अंतिम शक्ति किसमें निहित हो? जनता में निहित हो, उसी को लोकतंत्रात्मक कहते हैं, है ना? अंतिम शक्ति किसके पास है? हम ही जनता के पास है। हम जिसकी सरकार चाहे बनाएं, जिसकी सरकार चाहे गिरा दें, और सरकार ही सब कुछ चला रहा है। तो अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास। और जहां पर अंतिम शक्ति जनता के पास होता है, राजा रानी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसी को लोकतंत्रात्मक समाज कहते हैं। और हमारे यहाँ पे कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष? हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे? हमने चुना एमपी को, एमपी ने चुना राष्ट्रपति को,
तो जो सर्वोच्च पावर पे बैठा हुआ उसको हमने तो डायरेक्ट नहीं चुना, हमने तो एमपी सांसद को चुना, सांसद ने उनको चुन दिया। तो कैसा हो गया ये, प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष हुआ। हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्रात्मक समाजवाद की प्रणाली है वो कैसी है, अप्रत्यक्ष है। साथ में अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का भी उल्लेख है, जिसमें बताया गया है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। मतलब राजकीय धर्म मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है ना, कोई हम हिंदू धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया है ना। किस लिए नहीं बनाया, अगर हिंदू धर्म का बना देंगे ना यहाँ मुस्लिम रह पाएंगे ना कोई रह पाएगा। तो इसीलिए बताया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में कि अपने राजकीय धर्म को नहीं मानता है। हमारी प्रस्तावना कोई राजकीय धर्म को नहीं मानता, ये पंथ निरपेक्ष है। साथ में बताया गया राष्ट्र सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, चाहे जिस धर्म को बिलोंग करने वाले लोग होंगे, सरकार सबके साथ समान व्यवहार करता है। क्लियर? तो कहोगे हमारे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का भी उल्लेख किया गया है। चलो आगे और देखते हैं, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, गलती नहीं करना आप लोगों को। आगे कह रहा है गणराज्य, अगले पॉइंट में क्या रखा है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, नागरिक सभी पदों पर आसीन होने के लिए योग्य हो। कह रहा है कि ये गलत लिखा है, यहाँ नहीं हो, नहीं हो मतलब होना क्या चाहिए, ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो। मतलब अभी मैंने सिखाया था ना कि गणराज्य का मतलब क्या, जहां पर राजा का लड़का ही राजा बने, ये प्रणाली हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर कैसा राज्य है, गणराज्य है। गण मतलब जनता, जनता का राज्य है। जनता ही जिसको चाहेगी बैठाएगी, जनता जिसको चाहेगी हटाएगी। हमारे यहाँ पर सर्वोच्च जो पावर है वो निर्वाचित होकर के जाता है। उम्मीद करते हैं गणराज्य का अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला पॉइंट है प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो थोड़ा लॉजिकली है ये चैप्टर, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही। प्रश्न इससे भी आता है, कथन कारण के रूप में भी प्रश्न आ जाता है, तो इसको समझना है चैप्टर को, इसीलिए समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर आप नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ इतना जरूर कहता हूं, जितना मैं प्रस्तावना को बता रहा हूं इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट डाउन करते रहिए इसको। अगला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या, ऐसा देश जिसका आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए उसको किसी से सोचना ना पड़े, वो स्वयं ही डिसीजन ले ले, ऐसे देश को क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए लिखा हुआ है ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सर्वोच्च शक्ति रखता हो, किसी और की जरूरत ना पड़े, उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए ये प्रस्तावना चैप्टर है, इससे प्रश्न पहला जो संविधान का भाग है कि नहीं मैंने बता दिया। किस केस में इसे कहा गया, दो केस आया, बेरूबाड़ी केस आया और दूसरा केशवानंद भारती केस आया। बेरूबाड़ी केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर 1973 में केस आया केशवानंद भारती केस, इसमें कहा गया संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। आगे देखिए प्रस्तावना में कुछ कथन पूछे जाते हैं। क्या कथन, कि प्रस्तावना के बारे में जो कथन कहे गए हैं उनका एक लिस्ट मैंने तैयार किया है, उसको भी देख लीजिए। किसने कहा है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड। संविधान का परिचय पत्र कौन है, मतलब संविधान का परिचय कराने वाला पार्ट प्रस्तावना है। ये किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। उसके बाद देखिएगा किसने कहा है कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाएगा किसका स्टेटमेंट है, तो प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार ये कहा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न पूछा जाता है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है, तो डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। आप मत सोचना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है। हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आत्मा कहा है, लेकिन प्रस्तावना को नहीं, अनुच्छेद 32 को कहा है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है,
अगर आए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है। अगर ये प्रश्न पूछ ले संविधान का पवित्र दस्तावेज है ये प्रस्तावना, ये कथन किसका है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। वैसे भी कुंडली उंडली कौन देखते हैं, मुंशी जी देखते हैं ना, तो याद रखना प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये के.एम. मुंशी ने कहा है। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट है। परिचय पत्र किसने कहा, एन.ए. पालकीवाला ने कहा। दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये किसने कहा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा। किसने कहा कि संविधान का ही पवित्र दस्तावेज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा। ऐसे ही प्रश्न आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी प्रश्न प्रस्तावना से आए आप कर ले जाओ, इतना पढ़ लो आप लोग इस चैप्टर को। आगे देखिए, अगले स्लाइड पे अगर हम लोग चर्चा करें, अगला स्लाइड है कि प्रस्तावना के उल्लेख अन्य प्रावधान, मतलब इस प्रस्तावना में और कौन कौन से प्रावधान, जैसे हमने कहा ना ये प्रस्तावना एक छोटा रूप है, इसकी बात पूरे संविधान में की गई है। तो कहां पर की गई है इसकी बात, हमारे प्रस्तावना की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कही गई। जैसे प्रस्तावना में भी पढ़े थे, हमारा प्रस्तावना किसकी बात करता है, समाजवाद की बात करता है। कैसे समाजवाद की, लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात करता है ना। किससे प्रभावित है, गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी और नेहरू जी से प्रभावित है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा यही समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये कहां से लिया गया है, ये डीपीएसपी में उद्धृत है, जो कि हमारे प्रस्तावना में भी है। पढ़ा था ना आप लोगों ने 3 प्रकार के न्याय की बात, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, हमारे प्रस्तावना में भी है और डीपीएसपी में भी इसका लक्षण दिखाई देता है, उसमें भी बात की गई है, अनुच्छेद 38 में की गई है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से शब्द लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द, ये 3 शब्द हमारे संविधान में कहां से लिए गए हैं, और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया। आगे देखिएगा, कह रहा मूल अधिकार में भी हमारे प्रस्तावना की झलक दिखाई देता है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसमें भी प्रस्तावना की झलक है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किया गया, बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, उसमें घूमने की स्वतंत्रता दिया गया भारत के अंदर। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आगे अगर प्रश्न आपसे पूछे, क्या अगर ये कह रहा है कि हमारे क्वेश्चन ये बन जाए प्रस्तावना में संशोधन कैसे होगा, मैंने बोला था ना अभी कि जो बेरूबाड़ी केस हुआ था उसमें कहा गया था संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती में केस में कहा गया संशोधन हो सकता है। संशोधन फिर करेगा कौन, माइंड में आएगा, संशोधन करने वाली बॉडी क्या है, संसद। और संसद केवल अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया का प्रयोग करके संशोधन कर सकता है, वो भी अनुच्छेद 368 के द्वारा। कभी भी साधारण बहुमत से संशोधन नहीं हो सकता है प्रस्तावना में। देखो आगे, आगे बात करें, संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रस्तावना का प्रभाव कैसा है। कहने का मतलब प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ कि अगर कहो कोई संसद कानून बनाती है, कोई राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, और फिर आप ये बोलो, न्यायपालिका ये बोलने लगे कि ये प्रस्तावना का उल्लंघन कर रही है, ये रूल क्या कर रहा है, प्रस्तावना का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इस रूल को समाप्त किया जाता है। तो पहले ही बता दिया गया प्रस्तावना कैसा है, अपरिवर्तनीय, मतलब किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। तो कहा गया है कि अगर संसद और राज्य विधानमंडल कोई कानून ऐसा बनाए जो प्रस्तावना के खिलाफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अनुसार न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है, न्यायपालिका को इस पे मौन ही रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्रस्तावना में कहा गया प्रस्तावना कैसा है, अपरिवर्तनीय है, मतलब इसको लागू, इसके तथ्यों को जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वहां पर संसद और राज्य विधानमंडल के जो कानून हैं वो न्यायपालिका के द्वारा निलंबित नहीं किए जाएंगे। आगे देखिए, आगे तो वही लिखा है प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया ना, कि जो भी प्रस्तावना में शब्द लिखे गए हैं वो संसद और राज्य विधानमंडल के जो भी कानून बनाए गए हैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। ध्यान समझिए आप लोग, मूल कर्तव्य में भी दिखाई देता है प्रस्तावना की झलक।
मैंने अभी बताया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, तो बंधुत्व का उल्लेख प्रस्तावना में भी है और हमारे मूल कर्तव्य में भी इसकी बात की गई है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा प्रस्तावना को। उम्मीद करते हैं कि ये प्रस्तावना में जो शब्द हो गया, जितना मैंने बता दिया वो आ गया। अब आपको प्रस्तावना याद कर लेना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, जो मैंने क्वेश्चन किया अभी, प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कहां से लिया गया है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द ये कहां से लिया गया है। क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है, कौन फ्रांस से लिया गया है, कौन रूस से लिया गया। लो, मैंने ऑप्शन बता दिया। इसको बताइएगा आप लोग। और कैसी लगी आज की क्लास। यदि आप लोगों को आगे भी ऐसी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्या ये क्लास आप लोग को सच में हेल्पफुल है। अगर ऐसी क्लास आपको हेल्पफुल लगेगी तो मैं जितने भी संविधान के भाग हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को जो भी जहां से भी प्रश्न बन सकता है अच्छे से समझाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए और हमारे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट हम आप लोगों को पढ़ाने में उत्साहित होते रहेंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।